हाँ, नमस्कार साथियों। मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कल से मैंने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है और वो सीरीज़ है छत्तीसगढ़ जो राज्य प्रशासनिक सेवा मुख्य परीक्षा है, उसमें गणित विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं मैंने डालना शुरू किया है। तो आज मैं उसी सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 डालने जा रहा हूँ और कल जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आज उसकी शुरुआत करेंगे। तो कल हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ी, रेशनल नंबर, और हम उसके बाद परिमेय संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़ रहे हैं किनका, रेशनल नंबर्स का। और एडिशन पढ़ने के बाद हमने सीखा किस तरीके से जोड़ा जाता है परिमेय संख्याओं को। अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के योग के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। और उसमें 2 गुण हम पढ़ चुके हैं। पहला था संवरक नियम, जिसको मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी बताया था, अर्थात 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्याएं मिलती हैं, इसको संवरक नियम कहा जाता है। दूसरा मैंने बताया था क्रम विनिमेय नियम, और इसमें मैंने ये बताया था कि यदि परिमेय संख्याओं को 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ते समय उनका क्रम बदल दिया जाए तो योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दूसरा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो तीसरा नियम हम पढ़ेंगे वो है परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य नियम। क्या है? साहचर्य नियम, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो परिमेय संख्याओं के योग का साहचर्य नियम, ये साहचर्य नियम ये कहता है कि जब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनको यदि समूह बना के जोड़ें और अलग अलग बार समूह में अलग अलग परिमेय संख्याओं को लें और जोड़ें तो भी योगफल क्या होता है? चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। मतलब ये है कि while we add these rational numbers and if they are more than 2, maybe 3 or 4, and at the time of clubbing them, if we change the order or we change the rational numbers during the clubbing, even then the result of that addition will not be changed. तो ये है साहचर्य नियम। तो इसको एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, इनको जोड़ना है। तो साहचर्य नियम ये कहता है कि हम जोड़ते समय जब ग्रुप बनाएंगे, मान लो एक साथ लें, पहले इन दोनों को एक साथ ले लें, 1/2 और 3/4 को, इसको मैंने इंग्लिश में क्लबिंग कहा, ठीक है। ग्रुप बनाया, इन दोनों को जोड़कर इसमें मैं 2/7 को जोड़ दूँ, ठीक है। तो जो योगफल आएगा वही योगफल आएगा अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ और उसमें फिर तीसरे को जोड़ दूँ, तो इन दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। ये है साहचर्य नियम। मतलब जब हम 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनको यदि हम एसोसिएट करें किसी भी ऑर्डर में या किन्हीं भी रेशनल नंबर को एसोसिएट करें, जैसे हमने यहाँ 2 को एसोसिएट किया, उसमें तीसरे को ऐड किया, यहाँ पर हमने अलग अलग 2 को एसोसिएट किया और तीसरे को जोड़ा, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द रिजल्ट। तो साहचर्य नियम के अनुसार परिमेय संख्याओं को जोड़ते समय 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर हम 2-2 का समूह बनाते हैं या 3-3 का समूह बनाते हैं और उनको जोड़ते हैं तो जोड़ते समय परिमेय संख्याओं को अगर हम बदल दें दिए गए परिमेय संख्याओं, कुल संख्याओं में से, और अलग अलग ग्रुप बना के या क्लबिंग करके जोड़ें तो भी उनका योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि आप लोग करेंगे तो आप लोगों को उत्तर वही मिलेगा। इन दोनों को जोड़िए,
फिर इसमें जोड़िए, जो उत्तर आएगा वही उत्तर आएगा, इन दोनों को जोड़ के उसमें तीसरे को जोड़ देने से। तो ये हुआ साहचर्य नियम। अब चौथा नियम है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है नियमों में, और वो है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का नियम। योज्य तत्समक, परिमेय संख्याओं के योग के लिए योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो परिमेय संख्याओं के योग में योज्य तत्समक क्या होता है, इसको समझेंगे। मैं हिंदी में इसको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। योज्य माने योग, और तत्समक माने तत् माने तत् और समक। तो योग करने पर तत् माने उसी के, समक माने समान। तो योग करने पर जिस संख्या को जोड़ा गया है उसी के समान योगफल देने वाली संख्या क्या कहलाएगी? योज्य तत्समक कहलाएगी। While adding if we are doing the operation of addition, and if there is such a rational number which on adding anything to it gives the same as the result, then that particular rational number will be the additive identity. For example, if I am adding 3/7 to x, 3/7 to x, or suppose take it as a rational number. If I am adding 3/7 to p by q, and if the answer is again 3/7, what I am telling you, if I am adding 3/7 to a number, a rational number p by q, and this addition gives me as the result 3/7, means whatever was added to this particular number gives the same number as the result. If there is such scenario, then this p by q will be known as additive identity. Additive identity. And now अब आप लोग सोचिए कि योग करने के लिए, एडिशन करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसमें कोई भी संख्या मिलने पर वही संख्या उत्तर के रूप में मिलती है? वो संख्या क्या है? शून्य। तो देखिए, आप एक परिमेय संख्या 3/7 में शून्य को अगर जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3/7 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, 3/7 धन शून्य माने क्या हो जाएगा? 0/1। 1 और 7 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया? 7 आया। इस 7 में इस 7 का भाग दे, 1 आया। 1 तिया 3 धन इस 1 में इस 7 में इस 1 का भाग दिए तो कितना आया? 7 आया। 7 शून्यम 0, 3 और 0 3 और 7। सो सी हियर, व्हेन वी एडेड 3/7 to 0, it gives us 3/7. So this 0 is having such a property, whatever you will add, whichever rational number you will add to this 0, it will give the same number as the result which was added to it. Therefore this 0 will be known as additive identity. तो योज्य तत्समक कौन सी संख्या होती है? शून्य। तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने पर जोड़ी हुई संख्या ही योगफल के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए शून्य को क्या कहा जाता है? योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक का मान कितना हुआ? शून्य हुआ। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और चौथा गुण है योज्य प्रतिलोम। चौथा गुण है योज्य प्रतिलोम, एडिटिव रेसिप्रोकल। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। एडिटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है? हमने कोई एक परिमेय संख्या ली, मान लेते हैं 6/17।
तो 6/17 का योज्य प्रतिलोम एक ऐसी परिमेय संख्या होगी जिसको हम 6/17 में जोड़ दें तो मान लेते हैं वो काल्पनिक संख्या p/q है। तो 6/17 का योज्य प्रतिलोम एक दूसरी परिमेय संख्या p/q होगी। कब? जब हम p/q को 6/17 में जोड़ दें तो हमें क्या मिले? शून्य मिले या क्या मिले? योज्य प्रतिलोम मिले। तो ऐसी स्थिति में 6/17 का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या होगा? p/q हो जाएगा। 6/17 का योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स जो है वो कौन हो जाएगा? p/q हो जाएगा। और हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि p/q का योज्य प्रतिलोम कौन होगा? 6/17 होगा। तो योज्य प्रतिलोम को आप फिर से एक बार समझिए। किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसको दी गई परिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर हमको हमेशा क्या मिले? शून्य मिले, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम करते हैं योज्य तत्समक। शून्य मिले या योज्य तत्समक मिले तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। 6/17 का योज्य प्रतिलोम p/q हो जाएगा और p/q का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 6/17 हो जाएगा। अब वो संख्या है कौन? वो संख्या कौन होगी जिसे 6/17 में जोड़ने पर हमें क्या मिले? शून्य मिले। तो वो संख्या सीधे सीधे कौन होगी? ऋण 6/17, या इसको आप लिख सकते हैं ऋण 6/17, या ये संख्या क्या होगी? 6/17। ऐसी कोई भी संख्या जो इस प्रकार की दिखे, ऋणात्मक हो, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो, लेकिन ये संख्या किस रूप में भी हो सकती है? ऋण 6/17 के रूप में या 6/17 के रूप में। तो अब देखिए इसको या इसको या इसको अगर हम 6/17 में जोड़ते हैं तो हमको वो योज्य तत्समक मिलता है या नहीं। तो 6/17 में हम इस ऋण 6/17 को जोड़ दिए तो हमको क्या मिला? ये मिला हमको दोनों 17 और 17 का एलसीएम 17 मिलेगा। इस 17 में इस 17 का भाग दिए तो 1 आया, 1 छक्के 6, धन का धन। फिर इस 17 में इस 17 का भाग दिए 1 आया, 1 का गुणा ऋण 6 में किए तो हमको मिला ऋण 6। तो 6 ऋण 6/17 तो ये हुआ 0/17 बराबर कितना आया? 0। ये 0 आया। तो 6/17 में हमने ऋण 6/17 को जोड़ा तो हमें क्या मिला? योज्य तत्समक मिला। इसलिए 6/17 का योज्य प्रतिलोम कौन हो जाएगा? ऋण 6/17, या ऋण 6/17 का योज्य प्रतिलोम कौन हो जाएगा? 6/17। उसी प्रकार 6/17 का योज्य प्रतिलोम ऋण 6/17 या ऋण 6/17 का योज्य प्रतिलोम 6/17। इसी प्रकार इसका योज्य प्रतिलोम ये और इसका योज्य प्रतिलोम ये। तो योज्य प्रतिलोम किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर हमको उत्तर के रूप में क्या मिलता है? योज्य तत्समक मिलता है। थोड़ा इंग्लिश में बता दूं कि एडिटिव रेसिप्रोकल ऑफ एनी रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच गिव्स 0 एज द आंसर व्हेन that number is added to that particular number. So if we are adding p/q to this 6/17 and if we get 0 as the result, then this p/q will be known as the additive reciprocal of 6/17 as well as this 6/17 will be the additive reciprocal of p/q. Now see here, what will be that number which will give 0 when it is added to 6/17? So definitely that number will be 6/17. ये कहाँ से आया? 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमको 0 मिले? तो नेचुरली 5 में हम -5 जोड़ेंगे, या -5 में हम क्या जोड़ेंगे हमको 0 मिलेगा? हम +5 जोड़ेंगे। ये आप लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से निकाला कि that number which will give 0 on adding to 6/17, that will be -6/17. Now this -6/17 can be written as -6/17 or 6/-17.
effectively what it will be, minus 6 by 17. Now if we add this 6 by 17 this and this minus 6 by 17, what we get 0, which is additive identity. So this minus 6 by 17 gives as the result that additive identity on adding it with 6 by 17. So what will happen, this 6 by 17 will be additive reciprocal of minus 6 by 17 or minus 6 by 17 will be the reciprocal of 6 by 17. So क्या मिलना चाहिए हमको आंसर में, दो रेशनल नंबर ऐसे हों जिनको जोड़ देने पर हमको आंसर मिले 0 जो कि योज्य तत्समक या एडिटिव रेसिप्रोकल है। अगर ऐसा होता है तो जोड़े गए जो दोनों रेशनल नंबर से परिमेय संख्याएं हैं एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, योज्य प्रतिलोम या एडिटिव रेसिप्रोकल या एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया परिमेय संख्याओं के योग का गुणधर्म। अब आते हैं परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का घटाना या व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन। तो अब जैसा एडिशन था वैसे सब्सट्रैक्शन है, वैसे ही सारे प्रोसेस पे हमको करना है। मान लेते हैं कि आपको ये करना है कि 3/19 में 4/3 को घटाइए, ये प्रश्न है आपका। सब्ट्रैक्ट 4/3 फ्रॉम 3/19। तो हम क्या करेंगे, किसमें किसको घटाना है, 3/19 में हमको घटाना है 4/3 को। तो 3/19 ऋण 4/3 हो गया। हम एडिशन में योग में क्या सीख कर आए हैं, इन दोनों हरों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। तो 19 और 3 का लघुत्तम समापवर्त आप निकालेंगे तो 3 से भाग जाएगा, 19 में नहीं उतार दिए, 19 का 19, 3 एकम 3। अब 19 से भाग दीजिए और ये 1-1 की स्थिति आते तक हमने भाग दिया। तो एलसीएम क्या हो गया, 3 और 19 का 3 × 19 दैट इज 57, 57। इस 57 को हमने यहाँ पर लिखा। अब इस 57 में पहले हर या डिनोमिनेटर का भाग दीजिए, तो 19 × 57, 3 आया, 3 का गुणा अंश में कीजिए, 3 × 9, ऋण का ऋण। इस 57 में अब दूसरे हर का भाग दीजिए, तो 57 में 3 का भाग दिए, 19 मिला, 19 × 4 = 76। तो ये हो गया, 9 में 76 घटाए -67/57। तो इस प्रकार जो है आपको घटाना है। प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे जोड़ने की प्रक्रिया है, बस फर्क क्या हो जाएगा, बीच में ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ना और परिमेय संख्याओं का घटाना एक जैसा है। अगर 3 परिमेय संख्याएं रहेंगी तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका प्रश्न ऐसा रहेगा, मान लीजिए प्रश्न ऐसा है, मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू और सॉल्व द फॉलोइंग, ऐसा रहेगा। 1/4 ऋण 3/6 ऋण 5/8। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब 3 परिमेय संख्याएं हैं, 4, 6 और 8। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालिए। 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4। फिर 2 से दीजिए 1, 3, 1, फिर 3 से भाग दीजिए, 1, 1, 1 की स्थिति आई। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो एलसीएम कितना आ गया, 24 आया। अब फिर भाग दीजिए इस 24 में पहले डिनोमिनेटर का, तो 4 छक्के 24, 6 आया, 6 एकम 6 ऋण। फिर इस 24 में दूसरे डिनोमिनेटर या हर का भाग दीजिए, 6 चौक 24, 4 आया, 4 तिया 12 ऋण।
फिर इसमें 24 में तीसरे डिनोमिनेटर या हर का भाग दीजिए, 8 तिया 24, 3 पंचे 15 आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 24 ये माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, -27 आ गया, 12 15 जुड़ गए। क्यों जुड़े? क्योंकि बोथ आर कैरिंग द सेम साइन, एक जैसे चिन्ह, इसलिए हमने पहले उनको जोड़ दिया। अब 6 में 27 घटाए तो ऋण 21 आया बटे 24, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसको सॉल्व करो या आगे मत करो सॉल्व, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 2 से अधिक संख्याओं को घटाना होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, मेथड वही है जैसा जोड़ने का था। अब परिमेय संख्याओं के व्यवकलन का या घटाने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम देखेंगे। तो परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण, ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। तो परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो पहला गुण है संवरक नियम। संवरक नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ यही फॉलो होता है, सिर्फ यही फॉलो होता है। तो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन संवरक नियम का पालन करता है। क्या करता है? संवरक नियम का पालन करता है। दैट मीन्स द सब्सट्रैक्शन ऑफ two rational number follows this closure property. That means if we subtract one rational number from the another one, then what will be the result? That will be a rational number. So it follows the closure property. Okay, माने एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं 2/6 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/7। तो हम एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को जब घटाएंगे तो हमको जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? एक परिमेय संख्या ही होगी। तो परिमेय संख्या को घटाने पर हमको, क्योंकि परिमेय संख्या ही मिल रही है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है या घटाना है वो संवरक नियम का पालन करता है। इसके बाद जितने भी नियम हैं उनका पालन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है उसको देखिए। वो ये कि दूसरा नियम होता है क्रम विनिमय नियम। हमने योग में पढ़ा है क्रम विनिमय नियम और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम। तो हम देखते हैं कि हमने योग में देखा था कि 2 परिमेय संख्याओं को जब हम ऐड करते हैं, उनका ऑर्डर को चेंज कर दें, क्रम को चेंज कर दें, तो उनका जो योगफल आता है, जो रिजल्ट आता है, वो अनचेंज्ड होता है। लेकिन while we subtract two rational numbers, it does not actually follow this commutative property। मतलब ये है कि हम अगर 2 परिमेय संख्याएं हैं 1/2 और 4/7, तो हम एक बार 1/2 में 4/7 को घटा दें और दूसरी बार हम इनका ऑर्डर बदल दें, क्रम बदल दें, 4/7 में 1/2 को घटाएं, तो दोनों रिजल्ट बराबर नहीं होगा। इसलिए ये कहा गया है कि परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए मैं दिखाता हूँ, 1/2 और 4/7 मैंने 2 संख्याएं ली हैं। पहले 1/2 में 4/7 घटाता हूँ, क्या होता है देखिए। 2 और 7 का एलसीएम 14 आएगा। 14 में मैंने 2 का भाग दिया, 7 आया, 7 एकम 7, ऋण का ऋण। अब इस 14 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, कितना आया? ऋण 1/14। अब मैंने इनका क्रम बदल दिया। नाउ द ऑर्डर इज चेंज्ड। अब 4/7 में हम क्या घटाएंगे? 1/2 को घटाएंगे। तो फिर से 7 और 2 का एलसीएम 14 आएगा। अब इस 14 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, 2 चौक 8, ऋण इस 14 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 7 आएगा, 7 एकम 7। अब देखिए 8 में 7 घटाए 1/14 आया। पहली बार ऋण 1/14 आया था, दूसरी बार 1/14 आया था। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। इसीलिए क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं को घटाते समय उनका ऑर्डर को जब हमने चेंज किया तो द रिजल्ट इज नॉट इक्वल। देयरफॉर इट इज सेड दैट द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। 2 परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसी प्रकार 2 परिमेय संख्याओं का जो व्यवकलन है वो साहचर्य नियम का पालन भी नहीं करता है।
मीन्स द सब्सट्रैक्शन ऑफ मोर देन 2 रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। करके आप देखना, कोई 3 लेना, पहले ग्रुप बनाना कोई 2 का, उसमें तीसरे को घटाना, और अगली बार किन्हीं अलग 2 का ग्रुप बनाना, घटाना, फिर उसमें तीसरे को घटाना, उत्तर आपका समान नहीं आएगा। तो साहचर्य नियम का पालन भी नहीं होता है, और व्यवकलन तत्समक या सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें शून्य को घटाने पर वही संख्या बराबर मिले। 1 मिनट रुकिए, देखते हैं। आप ये कहेंगे कि 3/7 में शून्य को घटाने पे हमको 3/7 मिलता है, तो ये जो शून्य है ये क्या होना चाहिए, व्यवकलन तत्समक। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य में जब हम 3/7 को घटाते हैं तो हमको 3/7 नहीं मिलता है, ऋण 3/7 मिलता है। इसलिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे हम व्यवकलन के लिए तत्समक मान ले या हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी मान ले। ठीक है। और 5वां हमने क्या पढ़ा था, योग में पढ़ा था हमने एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। ठीक है। तो व्यवकलन के लिए कोई भी प्रतिलोम संख्या नहीं मिलती है। ठीक है। तो जैसे योग में होता है 3/7 का जो है प्रतिलोम ऋण 3/7 होता है, ऐसा कोई भी नियम यहाँ पर नहीं मिलता है। किसके लिए? व्यवकलन के लिए। तो ये परिमेय संख्याओं के व्यवकलन का गुण हो गया। ठीक है। अब चलते हैं आगे। परिमेय संख्याओं का गुणा। ये परिमेय संख्याओं का योग हो गया। अब चलते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना हो गया, गुणा करना। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये बहुत सरल है। तो जैसे 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करना है, 3/17 और 6/5। इनका हमको क्या करना है? गुणा करना है। मल्टीप्लाई 3/17 और 6/5 का मान लो गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे? 3/17 गुणित 6/5। अब ध्यान से देखना, हमको अंश का गुणा अंश से करना है। 1 का चिन्ह लगाइए, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, दैट इज 3 × 6 एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर। हर का गुणा हर से, अंश का गुणा अंश से। 3 × 6, पहला अंश 3, दूसरा अंश 6, 3 × 6 बटे हर का गुणा हर से, 17 × 5, 18/85। ये आपका क्या है? आंसर है। तो जब भी आपको परिमेय संख्याओं का गुणा बोला जाए, आप अंश का गुणा अंश में कीजिए, हर का गुणा हर में कीजिए। अब मान लेते हैं एक और प्रश्न है, गुणा करो किसका? 2/7, 3/9 और ऋण 4/5। ये 3 का गुणा करना है। तो क्या करेंगे? 2/7 गुणित 3/9 गुणित ऋण 4/5। कुछ नहीं, अंश का गुणा अंश से बटे हर का गुणा हर से। ऑल द न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय ऑल द डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाइड। तो 2 गुणित 3 गुणित ऋण 4, 7 गुणित 9 गुणित 5। तो कितना हुआ? 2 × 6, 6 × 24 और धन था 6, ये ऋण था, ऋण 24 बटे 7 × 63 और 63 गुणित 5, 15 × 5 = 31, 315।
तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो परिमेय संख्याओं का गुणा बहुत आसान है। आपको क्या करना है, अंशों को अंशों से जोड़ देना है, बटे हर गुणा कर देना है और हर को हर से। तो ये है परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। ऑल द न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाइड divided by all the denominators multiplied, that will be your answer। अब आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा के गुण, गुणा के गुण। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं के गुणा के भी कुछ गुण होते हैं। तो पहला नियम है वही क्रम विनिमेय नियम। पहला क्या है, क्रम विनिमेय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो परिमेय संख्याओं का जो गुणा है वो क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। मतलब हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, 3/6 और 5/7 का मान लो हम गुणा करते हैं, और गुणा करते समय इनका जो क्रम है, जो ऑर्डर है, उसको हम बदल कर गुणा करें तो जो गुणनफल आएगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो देखें, पहली बार 3/6 को पहले स्थान पर लिए, 5/7 को दूसरे स्थान पर लिए, गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश से बटे हर का गुणा हर से, तो कितना आया 15/42। ठीक है। अब ये दूसरे वाले को पहले स्थान पे ले आते हैं और पहले वाले को दूसरे स्थान पे ले आते हैं। ठीक है। तो अब हम करेंगे 5/7 गुणित 3/6, क्या होगा 5 गुणित 3 अंश का गुणा अंश से गुणित बटे 7 गुणित 6, 5 3 15, 7 6 42। तो देखो हमने क्रम बदला लेकिन हमारा उत्तर क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि जो परिमेय संख्याओं का गुणा है वो क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है। अब इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। सो एज वी सॉ इन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ these rational numbers, similarly if you are going to multiply two rational numbers, suppose those numbers are 3/6 and 5/7, first I put this 3/6 at first place, then multiplied it by 5/7, what we get 15/42. Now do the same thing, same multiplication by changing the order of these two numbers. Now put 5/7 at first place and 3/6 at second place. Now multiply, what will happen, we will get 5 into 3, numerator multiplied by numerator divided by denominator multiplied by denominator, that is 5 into 3/7 into 6, again 5 3 is 15/7, 6 is 42. So here we got 15/42, and again after changing the order we got 15/42. So the answer does not change. That means the multiplication of two rational numbers always follows this commutative property. क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है परिमेय संख्याओं का गुणा। अब साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, दूसरा नियम साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, दो से अधिक परिमेय संख्याएं हम लेंगे और उनका अलग अलग ग्रुप बना के क्या करेंगे, गुणा करेंगे और देखेंगे कि कोई गुणनफल में परिवर्तन आता है कि नहीं। मान लेते हैं हमको 3/4 ऋण 2/8 और 1/6 ये तीन परिमेय संख्याओं का गुणा करना है। तो पहले हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं। तो 3/4 गुणित ऋण 2/8, ऋण 2/8, इनको हमने एक साथ क्लब किया, एक साथ रखा। अब उसमें जो है हम जोड़ेंगे 1/6 को, क्या होता है देखते हैं। तो 3/4 गुणित ऋण 2/8 मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा
3 का गुणा ऋण 2 से, अंश का गुणा अंश से, चलिए इसको आप बना लो ऐसा, ठीक है। 3 गुणित ऋण 2 और हर का गुणा हर से गुणित 1/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी ऋण 6, 3 दूनी 6 धन ऋण ऋण, और 4 गुणित 8, 4 8 32, और अब क्या मिला 1/6। तो पहले मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, इनका गुणा किया, अब उसमें तीसरी संख्या 1/6 का गुणा कर रहा हूँ। क्या मिलेगा, अंश का गुणा अंश से बटे हर का गुणा हर से। तो क्या मिल जाएगा, 6 एकम 6 धन ऋण ऋण, और 6 दूनी 12 के 2, 1 6 18 19, ऋण 6/192 मिला। अब मैं ये जो क्लबिंग किया था, जो ग्रुप बनाया था, इसको अब मैं अलग कर दूंगा। अब मैं ऋण 2 और 8, ऋण 2/8 और 1/6 को लूँगा एक साथ, या 3/4 और 1/6 को एक साथ लूँगा और उसमें गुणा करूँगा तीसरी संख्या ऋण 2/8 का। तो चलिए अब हम लेते हैं 3/4 को और उसमें गुणा करते हैं 1/6 का। हमने यहाँ पहले लिया था 3/4 और ऋण 2/8 का। अब मैं 3/4 और 1/6 को ले रहा हूँ, या ऋण 2/8 और 1/6 को भी ले सकते हैं। अब उसमें बची हुई तीसरी संख्या ऋण 2/8 का गुणा करूँगा और देखूँगा कि उत्तर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए क्या हुआ, इन दोनों का गुणा किए, 3 एकम 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 छक्के 24 गुणित ऋण 2/8, तो अंश का गुणा अंश से, 3 दूनी 6 धन ऋण ऋण, और 8 चौक 32 के 2, 3 आया 8 दूनी 16, 192, ऋण 6/192, ऋण 6/192। माने हमने जब ग्रुपिंग किया तो अलग अलग संख्याओं को लिया और बची हुई संख्या का गुणा किया, तो भी हमारा जो है गुणनफल क्या नहीं हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि परिमेय संख्याओं का जो गुणा है वो किस नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। वेरी सिंपल, यू कैन सी हियर दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी always follows this always true. That means the multiplication of these rational numbers follows this associative property. If we have to multiply these three numbers, first I clubbed this one and this one together, okay, and then multiplied this third one with the result of this multiplication. So this multiplication gave me -6/32, and when this result multiplied by 1/6, it gave me -6/192. Now the association, the clubbing or the grouping I am going to change. Now I clubbed 3/4 with 1/6. Here I had clubbed 3/4 with -2/8. Now here I am clubbing 3/4 with 1/6. So I will multiply these two, and then the result of this multiplication will be multiplied by the third rational number which is given. Now if these two are multiplied, I got 3/24, and the third one is -2/8. Now on multiplying these two, again I got -6/192. Here also we are having -6/192. What this does mean? This means that if we change the clubbing or change the grouping or change the association of rational numbers while multiplication, their result of multiplication will never change. This shows that the multiplication of the rational number always follows this associative property. और तीसरा नियम, जैसा कि योग के नियम में होता था, तीसरा नियम है थर्ड वन इज गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक। अब गुणन तत्समक जैसे योज्य तत्समक में होता था, 0 एक ऐसी संख्या थी जिसमें किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ दो, 0 में उस परिमेय संख्या को जोड़ो या परिमेय संख्या में 0 को जोड़ो,
हमेशा हमें जोड़ी गई परिमेय संख्या के बराबर उत्तर मिलता था, तो इसलिए शून्य को हमने क्या माना था, योज्य तत्समक माना था, एडिटिव आइडेंटिटी माना था। अब गुणन तत्समक भी एक संख्या होती है कि जैसे मान लीजिए 3/7 एक परिमेय संख्या है, तो एक दूसरी परिमेय संख्या 1 के बारे में आप विचार कीजिए। एक दूसरी परिमेय संख्या 1 माने 1/1, तो ये 1 जो है एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका गुणा किसी भी परिमेय संख्या में आप कीजिए तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, वही परिमेय संख्या मिलेगी। देखिए 3/7 में हम इस 1 का गुणा किए तो हमको क्या मिला, 3/7। अब देखिए ऋण 6/18, इसमें फिर इस 1 का गुणा कीजिए, 1 माने 1/1। कल का वीडियो देखिए, ये बात समझ में आएगी। तो ऋण 6 एकम ऋण 6, 18 एकम 18, क्या मिला, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करने पर हमको वही संख्या गुणनफल के रूप में मिलती है। तो गुणन तत्समक का मान क्या हुआ, 1 हुआ। गुणन तत्समक का मान क्या हुआ, 1 हुआ, या 1/1 दोनों बोल लें। तो इस प्रकार गुणा के लिए भी एक तत्समक होता है, गुणन तत्समक कहलाता है। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 is such rational number on multiplying any other rational number to 1, we always get the result as that equal to that rational number which is different from that one. So here we multiplied 3/7 with 1, that is 1/1, we got 3/7. Again if we multiply -6/18 with 1/1 or 1, we are getting the same rational number as the result of multiplication. Therefore 1 or 1/1 is known as the multiplicative identity. So what is the value of additive identity? That is 0. And what is the value of multiplicative identity? That is 1 or 1/1. तो योज्य तत्समक का मान 0 हुआ और गुणन तत्समक का मान कितना हुआ, 1 हुआ। और अब चौथा गुण वो है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल गुणन प्रतिलोम। अब मैं हर बार वहीं से शुरू करता हूँ। योज्य प्रतिलोम कहाँ से आया था, एक परिमेय संख्या में हम एक ऐसी परिमेय संख्या ढूंढ पाएँ, एक हर परिमेय संख्या के लिए जिनको जोड़ने पर हमको क्या मिले, योज्य तत्समक मिले। तो वैसे अगर आप करेंगे कि हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/8। अब यहाँ पर एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसको 3/8 से हम गुणा कर दें तो हमको क्या मिले, गुणन तत्समक मिले। क्या मिले, गुणन तत्समक मिले। और गुणन तत्समक माने क्या मिले, 1 मिले। तो ये वाली जो संख्या रहेगी वो इस 3/8 का क्या कहलाएगा, गुणन प्रतिलोम कहलाएगा, या इसका उल्टा भी सही होगा, ये जो संख्या रहेगी वो इसका गुणन प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, तो 3/8 में कौन सी संख्या का हम गुणा करें? तो आप थोड़ी देर यदि आप थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम इसमें 8/3 का गुणा कर दें, किसका गुणा कर दें, 3/8 हमको संख्या मिली है, तो अगर हम उसमें 8/3 का गुणा कर दें, माने इस संख्या को हम क्या कर दें, पलट दें, 3/8 को 8/3 करके गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 3/8 24 और 3/8 24, 24 एकम 24। तो हमको ये क्या मिला, गुणन तत्समक मिला। तो ये 8/3 इस 3/8 का गुणन प्रतिलोम होगा, या ये 3/8 इस 8/3 का गुणन प्रतिलोम होगा। अगर यहाँ पर ऋण होता है ना, तो हमको क्या करना पड़ता, 8/3 संख्या को पलट के गुणा करना पड़ता, तभी ये होता ऋण 24 और ये भी होता ऋण 24, हमको क्या मिलता, 1। तो गुणन प्रतिलोम का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 को क्यों गुणन प्रतिलोम बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करने पर हमको रिजल्ट उसी परिमेय संख्या के बराबर मिलता है। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1 इज नोन एज
the multiplicative inverse. Why? Because 1 or 1 by 1 is such sorry, just a minute. Multiplicative inverse. So if we have to find multiplicative inverse of 3 by 8, we have to find such rational number. On multiplying it with this 3 by 8, we should get 1. So what will be that number? If we are trying to find multiplicative inverse of 3 by 8, so you just change numerator to denominator. So 3 by 8, now this new denominator will become numerator and this numerator will become denominator. So what we get? 8 by 3. Okay, you have to change the numerator and denominator mutually. So 3 by 8 will become 8 by 3, and now multiply these two numbers, 3 by 8 and 8 by 3. What we will get? We will get 24 by 24, that is 1. So what happened? This 8 by 3 is having such a quality that if it is multiplied by 3 by 8, it is giving us 1 as the result, which is multiplicative identity. Therefore this 8 by 3 will be known as the multiplicative inverse of 3 by 8. It can be said in opposite also. This 3 by 8 is such a number, such a rational number, which on multiplying by 8 by 3 gives 1 as the result, which is multiplicative identity. Therefore this 3 by 8 will be reciprocal, multiplicative reciprocal of 8 by 3, or this 8 by 3 will be multiplicative reciprocal of 3 by 8. So what is the working method? If you are asked what will be the multiplicative inverse of minus 6 by 17, you have to just reverse this rational number. That means reversing means you have to put numerator in place of denominator and denominator in place of numerator without changing the sign. So what will be the multiplicative inverse of this minus 6 by 17? Minus, now make this denominator numerator and this numerator denominator. So multiplicative inverse of minus 6 by 17 will be minus 17 by 6. Why? Because on multiplying minus 6 by 17 with minus 17 by 6, what we get? We get minus minus plus 102, 17 6 is 102, that is 1. So minus 6 by 17 is reciprocal of minus 17 by 6, or minus 17 by 6 is reciprocal of minus 6 by 17. गुणन प्रतिलोम, कोई भी ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका गुणा करने पर हमको 1 मिले या गुणन तत्समक मिले, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? गुणन प्रतिलोम कहलाएंगी. तो ये था परिमेय संख्याओं का गुणा. और अब देखते हैं परिमेय संख्याओं का भाग. परिमेय संख्याओं का भाग बहुत सिंपल है. फिर आज की इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करेंगे. परिमेय संख्याओं का भाग, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो एक परिमेय संख्या है, कुछ भी ले लीजिए, 6/7, और दूसरी परिमेय संख्या है 3/8. ठीक है, तो हमको मान लो प्रश्न दिया है 6/7 में 3/8 का भाग दीजिए. ये प्रश्न है, मान लीजिए. ठीक है, क्लियर होना चाहिए किसमें किसका भाग देना है. जोड़ने और गुणा करने में प्रॉब्लम नहीं है, घटाने में और भाग देने में पता होना चाहिए किसमें किसको घटाना है या किसमें किसका भाग देना है. सो इफ द क्वेश्चन इज डिवाइड 6/7 by 3/8 या 6/7 में 3/8 का भाग देना है, तो हमारा हल कैसा होगा? 6/7 भागे 3/8. किसका भाग देना था? 3/8 का.
ओके, तो ये भाग हो गया। अब भाग करते समय क्या करना है, 6/7। अब इस भाग के चिन्ह को हमको क्या कर देना है, गुणा में बदल देना है, गुणा कर दीजिए। और अब इस संख्या को पलट देना है, या गणितीय भाषा में इस संख्या का हमको गुणन प्रतिलोम लिख देना है इस भाग के चिन्ह को गुणा बनाने के बाद। तो इस 3/8 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8/3। फिर से देखिए, 6/7 में अगर 3/8 का भाग देना है तो हम क्या किए, 6/7। अब ये भाग के चिन्ह को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो बाद वाली संख्या है उसका उल्टा, उसको उलट देंगे या इसका गुणन प्रतिलोम लिख देंगे। तो 3/8 का गुणन प्रतिलोम क्या हुआ, 8/3। अब ये देखिए एक सिंपल गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा वाली स्थिति बन गई है। कर दीजिए गुणा। अब अंश का अंश में गुणा, 6 8 48, और हर में हर का गुणा 7 या 21 से आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। हमको ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये सामान्य प्राकृत संख्याएं मान लो होती, तो एक प्राकृत संख्या में मान लो 24 है में अगर हमको 6 का भाग देना होता तो हम इस भाजक का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, सीधा भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाजक है वो 3/8 है। 3/8 का पहाड़ा आप नहीं पढ़ सकते, प्रचलन में नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको भाग के चिन्ह को गुणा में बदला। और जैसे ही हमने गुणा में बदला वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, जो भाजक है, जो बाद वाली संख्या है, उसका हमको जो है गुणन प्रतिलोम लिखना पड़ेगा। तो 3/8 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 8/3। अब गुणा हो गया, ये गुणा की विधि से गुणा कीजिए, अंश का गुणा अंश से, 48/7 गुणित 3 21। सो हाउ टू डिवाइड टू rational numbers? Now if we have to divide 6/7 by 3/8, so it will be written like this, 6/7 divided by 3/8. Now since we do not know the table for 3/8, therefore it will be very difficult to divide, because we are used to divide in this fashion. We are having these two natural numbers, so this is divisor. So what we do, we just go for the table of this 6, and how many times we will get 24. In that way we used to divide. Now here since we don't know the table of 3/8, so this division sign has to be changed into multiplication sign. This division sign has to be changed into multiplication sign, and as we do this change, what will happen, now we have to change this second number which is divisor. How it has to be changed? Now as soon as we change this division sign into multiplication sign, now the divisor will become the multiplicative inverse of this number. Multiplicative inverse of this number. So what is the multiplicative inverse of this number, 3/8? Just you change the numerator to denominator, 3/8 8/3. So when we change this division into multiplication, this divisor will change into its multiplicative inverse. We got 8/3. Now this is simple multiplication as we learned previously. Now multiply them, 6 into 8, that is 45, divided by denominator into denominator, 7 3s are 21. This is our answer. So this is the way to divide two rational numbers. अब आगे आते हैं, परिमेय संख्याओं के भाग का कोई भी नियम नहीं है। परिमेय संख्याओं का भाग एक ही नियम है, ये भी फॉलो नहीं होता। परिमेय संख्याओं का जो भाग है वो संवरक नियम का पालन नहीं करता है, संवरक नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। दैट मीन्स द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कैसे होता है, देखिए, आप 3/7 में 0 का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 0 में, पहले इस तरीके से लेते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है, सबको मालूम है, कल का वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि हम इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें हम 3/7 का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आपको मालूम है 0 में किसी भी संख्या का भाग देने 0 आता है। लेकिन इसको आप उल्टी स्थिति में देखिए,
अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में मान लो ऋण 7/12 है, इसमें अगर हम शून्य का भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमको संवरक नियम का पालन हो रहा है या किसी भी नियम का पालन हो रहा है, हम तब मानेंगे जब जितने भी संभव परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में पालन हो। तो मैं अगर एक परिमेय संख्या को शून्य लूँ और दूसरी को कोई भी परिमेय संख्या लूँ, तो अगर शून्य में एक परिमेय संख्या का भाग दूंगा तो शून्य आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या, अच्छी बात है, हो गया पालन। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, किसी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जो कि शून्य है इसका भाग दूं, तो मुझको क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। और अनंत एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत माने हम मानते हैं 1/0 या 5/0 या कोई भी संख्या बटे शून्य। और आपको मालूम है कि हमने जो परिभाषा पढ़ी है परिमेय संख्याओं की, ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में हम लिख सकें, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। यहाँ पर जब हम किसी परिमेय संख्या को शून्य से भाग देंगे तो अनंत मिलेगा, और जो उत्तर है उसका जो q है वो क्या है? 0। लेकिन परिमेय संख्या के लिए q क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब इन दोनों का विभाजन करने पर हमको एक परिमेय संख्या नहीं मिली। मतलब परिमेय संख्या भागित परिमेय संख्या बराबर नहीं है एक परिमेय संख्या, इसलिए संवरक नियम का पालन नहीं होता है। सो इन इंग्लिश द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाई? If we take 0 and 3/7, these are two rational numbers. Now if we divide 0 with this 3/7, we will get 0, which is a rational number itself. But what will happen if I want to divide this 3/7 by 0? This is a rational number, this is a rational number. I am dividing this by 0. What will you get? You will get infinity. Always remember, any number divided by 0, that is infinity, but this number should not be equal to 0. 0/0 is no number. Okay, so any number except 0 divided by 0 we get infinity. Infinity means whatever be the number here except 0 by 0. So this is p and this is q. And what is our definition of the rational number? Any number which can be represented in the form of p/q, where q should not be equal to 0. But in this case, whatever the answer I am getting, it has q as 0. So here the condition of q should not be equal to 0 is being breached. Therefore this infinity is not a rational number. So one rational number divided by another, we are not getting the rational number. Therefore it is said that the division of rational numbers does not follow this closure property. Is it clear? और इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का जो भाग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन भी नहीं करता है। माने क्रम बदल के अगर भाग दोगे तो आपका उत्तर बदल जाता है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का जो साहचर्य भाग का जो भाग है वो साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करता है। मतलब अगर आप 3 परिमेय संख्याओं का भाग दे रहे हैं, अलग अलग ग्रुपिंग बना के भाग देंगे तो आपका उत्तर समान नहीं आएगा। दैट मीन्स द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज दिस associative property, and there is no such number which is known as division identity and division reciprocal. Okay, so here we complete the addition, subtraction, multiplication and division of the rational numbers. यहाँ पर चारों संक्रियाएं खत्म हो गई। आज का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आपको मैं बहुत मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें देता हूँ, इसके बदले मैं आप लोगों से बस आप लोगों का 2 सेकंड चाहता हूँ। आप मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए अच्छा लगता है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तीसरी बात अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो मेरी मेहनत का लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।